सही है। चलिए ध्यान देंगे, पिछले क्लास में बियो-सॉर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ बियो-सॉर्ट्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बियो-सॉर्ट्स लॉ में एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। फॉर्मूला कितना था याद है? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बताइए वाला कितना था? I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही था ना। अब यहाँ पे 90 लेके बनाया था हमने, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यह था 2i अपॉन A। इसका वैल्यू अगर हटाइएगा तो 10⁻⁻7 और 2i अपॉन A, ये था ना वाला, ये हम लोग निकाले थे। ये किसके लिए था? तो लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए। आज हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब मानिए कोई कॉइल है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉइल है, जैसे ये वायर है, तो कॉइल नहीं है, जो वायर है उसी समझ लेते हैं। क्या अगर ये सर्कुलर कॉइल रहता है, जैसे कि ये फैन वगैरह में कॉइल का बाइंडिंग होता है, तो ये बाइंडिंग कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो अगर ये कॉइल है तो इस कॉइल के लिए इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, जैसे ये कहा जाता है इसमें करंट का फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग दो केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक तो ऑन द सेंटर और एक सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे निकालना होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कि कोई सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है और इससे इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्लियर है वाला? इसका डायग्राम थोड़ा सा आपको समझना होगा, डायग्राम थोड़ा सा इसका है कॉम्प्लिकेटेड, तो डायग्राम पे ही ज्यादा हम लोग स्ट्रेस देंगे, थोड़ा सा देखिएगा। हेडिंग देंगे, हेडिंग दिया जाए एक्सप्रेशन ऑफ, हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, expression of magnetic field intensity at a point, expression of magnetic field intensity at a point on the axis of, at a point on the axis of circular coil, at a point on the axis of circular coil carrying current, on the axis of circular coil carrying current, on the axis of circular coil carrying current। हो गया बालक? चलिए समझते हैं आगे। डायग्राम समझते हैं। That is the diagram। ये भी डायग्राम है। अब सवाल ये है कि सर ये बन कैसे गया? तो देखिए इसको, इसी को हम लोग बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये ग्रुप में भेजा गया है, लेकिन इसी को थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए हम लोग बनाएंगे अलग से। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे, चलिए ये कॉइल हो गया, और इसके लिए इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हमको निकालना है। इसका सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे, और एक चीज ध्यान देंगे, इसका आपको रेडियस बताना होगा। तो रेडियस जो होगा इसका नाम हम लोग ले लेते हैं ए। ये आपका वो पॉइंट हो गया, रेडियस कितना ले लिया जाए? ए। और इस कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। अब इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे
कुछ डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहीं भी या ले भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टोटल कॉइल के लिए निकालना है वाला। तो याद कीजिए बियोट-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है कि पहले आप क्रॉस सेक्शनल के लिए निकालिए, एलिमेंट्री के लिए निकालिए, छोटा सा कोई लेंथ लेके निकालेंगे। तो इस पे क्या करना होगा, एक छोटा सा लेंथ हमको कंसीडर करना होगा। तो इस टोटल वायर पर एक छोटा सा लेंथ लेते हैं और इसका नाम लेते हैं m और n, और इस लेंथ का नाम क्या दे दिया जाए, dl। ठीक है, टोटल लेंथ l है तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, क्रॉस सेक्शनल लेंथ लेंगे, नाम क्या देंगे, dl। dl का नाम क्या होगा, एलिमेंट्री लेंथ, क्रॉस सेक्शनल लेंथ और यूनिट लेंथ। अब सवाल ये है कि सर ये dl लेंथ हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बियोट-सावर्ट्स लॉ पहले यूनिट का निकाला जाता है, उसके बाद टोटल के लिए निकाला जाता है। अब इस छोटे से टुकड़े के लिए कहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे हमको निकालना होगा। तो ये बताइए कि ये जो आप पॉइंट लिए हैं इस पर कहीं एक पॉइंट कंसीडर किया जाए जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने बोला कि वी कंसीडर अ पॉइंट P, एक P पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, यहीं पर ही टोटल कॉइल के लिए निकालेंगे। तो टोटल तो आप बाद में निकालिएगा, पहले इस dl के लिए निकालिए। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको वहां से एक लाइन खींचना होगा और उसका डिस्टेंस मेंशन करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये आपका टेंजेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब हमको ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन ये रहा dv, और ये जो है अपने एक्सिस से कितना शिफ्ट हो गया है, थीटा। तो ये बताइए, अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई प्लेन में शिफ्ट करता है तो उसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक x कंपोनेंट होता है, एक y। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर पढ़े होंगे 11th में कि इफ अ पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन विद वेलोसिटी ऑफ v, then their x component is vx and y component is vy, or that is v cos theta and v sin theta। जिसके साथ एंगल आप फॉर्म करते हैं वो cos में रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा sin में रहेगा। बस यही रूल यहाँ भी यूज करेंगे। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप थीटा बनाए हैं तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। इसको थोड़ा सा हटाते हैं और यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट ले लिया जाए। इसका एक कंपोनेंट लेंगे और ये कंपोनेंट जो होगा इसका नाम क्या दिया जाए, तो इसका नाम दिया जाए dv। एंगल इसके साथ बना है, इसको हटा दे रहे हैं। ये बताइए जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसका नाम किसमें लिखा जाए, cos में। तो ये हो जाएगा dv cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना है इसका नाम कैसे लिखेंगे, dv sin थीटा। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत वाला? आपका जो रिजल्टेंट था कंपोनेंट में टूट गया, एक cos में एक sin में। अब हमने बोला कि एक और कोई छोटा सा टुकड़ा देखा जाए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इस फोर्स को एक बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लगता है। ठीक है, ये फोर्स इधर लगेगा और इधर किसके कारण निकलेगा, तो ये एक छोटा सा जस्ट इसका अपोजिट साइड में हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा और लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा और लिया जाए और ये भी कितना लेंथ का होगा, dl लेंथ का ही होगा। तो अब बताइए इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आप हमसे पूछेंगे, ठीक है, इसके लिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमको बताइए, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड देखिए निकाल दे रहे हैं। तो यहां पर इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाला जाए तो ये देखिए इसका हो गया, ये dv हो गया, ये जो हो गया ये dv। अब हमको ये बताइए नीचे से कितना शिफ्ट हुआ है, ये भी थीटा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट का नाम क्या लिया हम लोग, P पॉइंट लिए हैं, ये P पॉइंट है।
हमको यहीं पर निकालना था, और इस सेंटर से कितना दूरी पर है, कितना डिस्टेंस पर है, तो x डिस्टेंस पे है। इसका रेडियस कितना लिए हैं, स्मॉल a लिए हैं, विजिबल है, दिख रहा है। अब सवाल ये है कि सर इसको भी आप थीटा एंगल ले लिए, तो बताइए इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा, dv cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना हुआ है ये किसमें होगा, ठीक है, इसके साथ यहाँ एंगल नहीं है तो इसको किसमें ले लिया जाए, cos साइन में, ये dv sin थीटा। अब देखिए इस पे नेट फोर्स पूछा जाए कि नेट फोर्स बताइए, तो आप कहिएगा ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो याद रखेंगे इस पॉइंट पर हमको कितना फोर्स दिख रहा है, 1 2 3 एंड फोर्स, ठीक है, 4 फोर्स दिख रहा है। तो इसमें ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन कौन दिख रहा है, dv cos थीटा वाला। इस पॉइंट पर नेट फोर्स कहां काम करेगा, अलोंग dv cos थीटा। अब यहां से यहां तक आप लिए हैं डिस्टेंस, तो याद कीजिए कल हमने बताया था कि जिसके लिए आप निकाल रहे हैं उसका लेंथ भी आपको बताना होगा। तो कल याद कीजिए हम लोग अगर dx लेंथ लिए थे तो उसका डिस्टेंस कितना लिए थे, r लिए थे। तो यहां से, क्योंकि इसी के कारण पहले यहां से निकालेंगे, तो इसके लिए जब यहां निकालिएगा तो इस डिस्टेंस का नाम देना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, r। और आपको ये मालूम होगा कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ 90 फॉर्म करता है। ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो मालूम होगा कभी भी टेंजेंट हम लोग खींचते हैं तो रेडियस के साथ हमेशा क्या फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर एंगल पूछेंगे तो एंगल कितना बताइएगा, 90। देखिए कैसे है, ये यहाँ जाएगा और यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, 90, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इतना डायग्राम रहा। अब इसमें कुछ एंगल हमको डिनोट करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एंगल तुरंत चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बालक। सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल हमने लिया, रेडियस लिए इसका स्मॉल a, इसके सेंटर से डिस्टेंस पर हमने एक x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया। इस P पॉइंट पर एक छोटा सा टुकड़ा mn है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना था जो कि प्लेन में आया। प्लेन का दो कंपोनेंट, एक x एक y। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट में एक और हमने क्रॉस सेक्शनल लेंथ लिया। इसके लिए इस पॉइंट पर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है तो दो कंपोनेंट, एक x होगा दूसरा y, जिसके साथ एंगल रहेगा cos में, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा sin में। तो अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि व्यू शॉर्ट्स का होता है कि पहले आप एलिमेंट्री के लिए निकालिए, उसके बाद कंप्लीट के लिए निकालिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम कितना मेंशन कर लिए, स्मॉल r। अब इसमें एंगल थोड़ा सा देख लीजिए, उसका जरूरत होगा। ये बताइए कि यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये एंगल कितना होता है, 90। तो अगर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला? देखो जी लास्ट बेंच, ध्यान समझो, नहीं फिर कहेगा सर कहां से आ गया, पीछे आ गया, तुरंत गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सामने देख रहा है उसको भी बाउंस कर जाता है, तो आप तो पीछे ही देख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी एंगल हम नाम लिख रहे हैं, तो अगर ये टोटल 90 होता है, इसका नाम आप थीटा दे दिए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब चलिए इसका नाम हम लोग क्या देंगे, 90 माइनस थीटा देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत वाला समझने में? अब इसमें एक और समझिए, ये जो आप लिए हैं लाइन, इसके साथ ये और ये एक दूसरे के साथ 90 फॉर्म करता है। यहां से यहां तक ये टोटल 90 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब देखिए, आप डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दीजिए, लेकिन ये जो होगा इसके साथ कितना होना चाहिए, 90। तो हमको ये बताइए कि ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, 90 होना चाहिए, और आप इसका नाम पहले ही ऑलरेडी 90 माइनस थीटा दे चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा होगा। दोनों ऐड करके देख लीजिए, ये यहां से यहां तक 90 है और आप ऑलरेडी इसका नाम 90 माइनस थीटा रख चुके हैं, तो बगल वाला कितना होगा, थीटा होगा। दोनों ऐड कीजिएगा तो देखिए कैंसिल, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। समझ आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे एक और नाम हमको मिल गया कितना रखने के लिए, तो यहाँ पर रखने वाले हम लोग, ये तो 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, थीटा।
ये अभी बोले कि परपेंडिकुलर है तो 180 होगा। 180 स्ट्रेट लाइन पे यहां से यहां 180 होता है, ई 180 एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ कंप्लीट 180 होता है। वो सीधा लाइन है नहीं ना बालक। चलिए फिर से समझा दें, समझ में आ गया? रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये यहां से यहां तक का एंगल 90 होता है। यहां से देखो इधर, देखो इधर, ये 180 होगा, ये यहां से यहां तक का 180 होगा। क्यों? क्योंकि सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 180 बनता है, तो हम ई लाइन ले रहे हैं, हम इसके ऊपर वाला लाइन ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं। देखिए ये वाला और ये वाला, और हमने बोला कि ई 90 है, परपेंडिकुलर होता है, तो 90 होता है और इसका नाम पहले ही आप दे दिए 90 माइनस थीटा, तो कितना बच जाएगा? थीटा बच जाएगा। क्यों? दोनों को ऐड करो ना बालक, दोनों ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 90 हो जाएगा। ये मैथमेटिकली है बालक। चलिए अब इसमें ई तो हो गया थीटा। अभी रुक जाइए, ई बताइए कि ये लाइन और ये लाइन एंगल कितना बनाएगा? 90, मतलब यहां से यहां तक 90 होना चाहिए, और इसका नाम पहले ही आप थीटा दे दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत बालक? अब ऊपर से चलिए, या आप कहेंगे कि ना सर नीचे से लिखे, तो नीचे से भी लिख सकते हैं। किसी एक डायरेक्शन में चलेंगे, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो क्लॉकवाइज जो भी चलना है, तो आप इधर से कहीं से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, तो आप पूछते कैसे लिख दिए, तो इसीलिए हम एक एक स्टेप में ही आपको बता दे रहे हैं। तो यहां पर इसके लिए कितना हम यूज कर लेंगे? इसके लिए तो 90 माइनस थीटा यूज कर लेंगे। अब कोई कहेगा सर इधर से चल के बताइए, तो सेम होगा, सेम होगा। ये और ये कितना होगा? 90, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये और ये परपेंडिकुलर होता है 90, तो ये थीटा, तो ये कितना बच जाएगा? 90 माइनस। तो हम एक ही तरफ से चलेंगे रोटेशन में। चलिए इतना हो गया, तो आपका डायग्राम कंप्लीटेड, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसी के बारे में हमको लिखना है, डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में ऑलरेडी है, अभी तो आपको दिखाए थे। ये अलग है, वो अलग है, नहीं, दोनों एक ही है वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम और ये डायग्राम। अब आपके सामने बना दिए ताकि आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, पहले से रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसी के बारे में लिखना है वाला। तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन भी इसका लंबा ही है, और डायग्राम आप घर पे बना लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ग्रुप में भेजा गया है, ये इसको हम रिसेंड कर देंगे। कोई दिक्कत समझने में? डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो सारा एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना होगा। नहीं समझ में आया, रिपीट करके वीडियो एक बार दो बार आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत बालक? चलिए लिखेंगे लैंग्वेज, पैराग्राफ चेंज करके। डायग्राम के लिए पहले स्पेस छोड़िए, सबसे पहले डायग्राम रहेगा। डायग्राम के लिए स्पेस हो गया ना बालक? लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। लेट अस consider a circular coil. Let us consider a circular coil of radius. Let us consider a circular coil of radius small a. A circular coil of radius small a in which electric current I is flowing. हो गया? तो देखिए डायग्राम में दिख रहा है ना जी, कॉइल लिए हैं, रेडियस कितना है तो स्मॉल ए है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। फुल स्टॉप देके लिखेंगे। We take a point P at a distance of x. We take a point P at a distance of x from the center of circular coil. From the center of circular coil. अब देखिए तो डायग्राम में मेंशन है, इस सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे आपने P पॉइंट लिया है। पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, लिखा जाए लेट अस
let us take a current element dl, let us take a current element dl, a current element dl on the circular coil, a current element dl on the circular coil, on the circular coil. Now magnetic field intensity, now magnetic field intensity due to, now magnetic field intensity due to this current element, magnetic field intensity due to this current element dl, this current element dl, मतलब आप पहले dl के लिए निकालिए। क्लियर है मालक? कल भी याद कीजिए, कल वाला डायग्राम है, पहले हम लोग dx के लिए निकाले थे, तो dl के लिए निकालना है कौन सा थ्योरम? बाय यूजिंग बियो-सावर्ट्स लॉ। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, बाय यूजिंग बियो-सावर्ट्स लॉ, by using Biot-Savart's law we can write, अब देखिए कैलकुलेशन करना है तो बता सकते हैं कोई। बियो-सावर्ट्स लॉ में क्या था फॉर्मूला, याद है? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये था ना बालक? तो ये बताइए कि dB इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही ना है बालक? अब ये बताइए कि थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे? 90 डिग्री। क्यों लीजिएगा? तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है आपका, सर्किल पे परपेंडिकुलर आपने डाला है जो कि 90 डिग्री फॉर्म करता है। रखिए यहाँ पर, तो dB इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये I हो गया, dl हो गया, और दैट इज साइन 90 डिग्री। 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है? यहाँ पर लिख भी लेंगे साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, और इसको रिप्लेस करेंगे तो dB इक्वल टू कितना रहा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना? I इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन कितना ले लिया जाए? फर्स्ट लिख लिया जाए, लिखे तो इसको। कल वाला क्लास छोटा नहीं ना था, इसलिए बियो-सावर्ट्स लॉ जो पढ़े होंगे उनको बेहतर समझ में आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम वाला समझ में आ रहा है? चलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। हो गया? चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगर मैग्नेटिक से क्वेश्चन आता है तो जैसे गॉसेस थ्योरम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरीके से यहाँ पर ये है आपका बियो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है? रहेगा तो बियो-सावर्ट्स लॉ रहेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, और नहीं तो इसका एप्लीकेशन दोनों में से एक रहता है, ठीक है? दोनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन रहेगा ही रहेगा बालक। मैग्नेटिज्म से अगर लॉन्ग आता है तो दोनों में से एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है? आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आगे कैरी करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आप किसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं? ड्यू टू करंट एलिमेंट dl ऑन द सर्कुलर पाथ, वही है ना बालक? हमको टोटल के लिए चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, डायग्राम से आपको बताना होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो न्यूट्रलाइज कर लेगा, क्यों? दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये तो दोनों कैंसिल कर लेगा एक दूसरे को। तो नेट कहाँ लगेगा? नेट कहाँ लगेगा? along dB cos थीटा। तो लिखा जाए, लैंग्वेज थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे लिखेंगे
from figure we can say that dv sin theta, we can say that dv sin theta which is equal in magnitude, dv sin theta which is equal in magnitude and opposite in direction, which is equal in magnitude and opposite in direction, cancelled out each other and net magnetic force acted along dv cos theta. नेट कहाँ काम करेगा, dv cos थीटा की तरफ। क्लियर है बालक? चलिए पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर से एक बार। तो ये डायग्राम में ये क्या होगा बालक, ये एक दूसरे को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो नेट कहाँ काम करेगा, अलोंग dv cos थीटा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। और टोटल के लिए निकालना है बालक, टोटल के लिए। तो ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ dv cos थीटा लिख सकते हैं। अब ये कहां से आ गया, थोड़ा सा डायग्राम में समझिए। डायग्राम में देखिए यहाँ पर dv sin थीटा कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर आपके पास 2 है, तो कहिएगा इस अभी तो दोनों जुड़ जाएगा, dv cos थीटा 2dv cos थीटा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग एक ही लिखे हैं। इसका कारण समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग dv cos थीटा को अगर ये क्या है तो ये किसी एक के लिए रिप्रेजेंट करेगा, मतलब या तो इसके लिए या तो इस टुकड़े के लिए। लेकिन अगर इसके आगे आप इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कर देते हैं तो ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है वाला, समझ आ रहा है। तो हम दोनों में से कोई एक ही लेंगे, क्यों लेंगे, हमको टोटल निकालना है। अब कोई कहेगा नहीं सर ऐड कीजिएगा, तो जब ऐड करना होगा तो फिर यहाँ पे एक टुकड़ा लीजिएगा, इसका निकालिएगा, फिर एक टुकड़ा होगा, इसका निकलेगा, इसमें बहुत सारा टुकड़ा हो जाएगा वाला। और जब भी लेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट में ही लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपको सबको ऐड नहीं करना है, आपको कोई एक एलिमेंट का नेट वाला लेना है और उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे तब इस पे बहुत सारा टुकड़ा लेना होगा एलिमेंट, और सबको आपको ऐड ही करना होगा। क्लियर है बालक? तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कहा जाता है। क्लोज पाथ मतलब टोटल के लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ये छोटा सा टुकड़ा dl है तो ये छोटा लेंथ है, लेकिन जहां इसको इंटीग्रेशन कर दिए तो ये टोटल लेंथ हो गया। और सर्किल का टोटल लेंथ कितना होता है, 2πr। समझ आ रहा है? कि अगर इसमें से ये आप हटा दिए, ये हटाने का मतलब आप केवल इस टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शनल लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ। लेकिन when we use a integration of a closed path, then we consider the total path of the circular coil, और that is called 2πr। कोई दिक्कत बालक, समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा, ये तो मेरा ये हो गया, दोनों में से एक लिए हैं dv cos थीटा। क्यों लिए हैं, क्योंकि एक एलिमेंट्री को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल के लिए हो जाता है। ये बताइए कि b इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, इसका वैल्यू पीछे से लेके आइए, इसका वैल्यू यहां से लेके आएंगे, तो ये कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन, ये कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π और कितना वाला i dl अपॉन r स्क्वायर इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर डायग्राम में थोड़ा सा देखिए तो
एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए तो ये पूरे डायग्राम में कहीं राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। कहाँ दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना बालक? तो अब बताइए कि एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस। कोई दिक्कत समझने में? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन इसमें ये बताइए कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताइए? कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम फिगर, क्या लिखा जाए बालक? तो लिखेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना? तो ये बताइए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर ना बालक, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? ये ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा देखिए इधर 90 माइनस थीटा, ये आप ए लिए हैं, ये एक्स लिए हैं, ये आर लिए हैं। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये कितना होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि हमको आर चाहिए तो क्या कर देंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? किसी का अंडर रूट हटता है तो बताइए क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट 1/2 लिख सकते हैं बालक? तो यही यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो अब ये अगर यहाँ पर यूज किया जाए, इसमें ये नहीं बनाएंगे आप, केवल लैंग्वेज लिखना होगा। अब ये यूज करके बताइए तो b इक्वल टू कितना होगा? ये होगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा dl, ये हो जाएगा cos थीटा, और नीचे आर स्क्वायर को किससे आप हटाइएगा? तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दिए, किससे रिप्लेस कर दिए? तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया गया। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग अगले केस में cos थीटा को हटाने वाले हैं, वो भी डायग्राम से ही हटाएंगे अगले केस में। तो देखिए b इक्वल टू कितना है हमारे पास? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा i, ये रहा dl, ये रहा cos थीटा, और नीचे कितना था बालक? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही था ना? यही था ना बालक? अब फिर से एक बार डायग्राम में आइए, देखिए यहाँ पर हम लोग ये एंगल लेने वाले हैं और साइन का वैल्यू लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा लीजिएगा तो क्या होगा? साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस को हटाने के लिए क्या लेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा था ना जी? साइन कितना था हमारा? 90 माइनस थीटा। तो ये बताइए साइन 90 माइनस थीटा अगर बात करें तो इसका परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस कितना है? आर। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि परपेंडिकुलर ए हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया? आर। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए? कॉस थीटा। ये कितना रहा? ए अपॉन आर। अभी आपको हम सिखाए हैं बालक कि आर को कैसे या तो इससे रिप्लेस कीजिए, तो हम इसी से रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए कितना लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट कितना होगा? 1/2। यही यूज करने वाले हैं इधर। ये कितना होगा? b इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा i dl। ठीक है, cos को हटाना है, cos को हटाएंगे यहाँ पे, तो ये तो इतना वैल्यू हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और cos के लिए कितना आएगा? तो a अपॉन ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। मैथ पढ़े हैं? बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है बताइए? ऐड हो जाता है। तो इसका पावर कितना है अभी? 1, उसका कितना है? हाफ। तो 1/2 कितना होता है? 3/2। तो ये दोनों हटा के पावर कितना कर दिया जाए? 3/2। तो यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए इसको कैसे लिखेंगे? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा i a, और नीचे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट 3/2, और यहां रहा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ dl।
देखिए बालक, यहाँ तक चेंज किए, यहाँ तक कोई दिक्कत, स्टेप पर समझना होगा। हम लोग डायग्राम से आर स्क्वायर को हटा के इसको लाएं और कॉस थीटा हटाना है, तो साइन लीजिएगा तो 90 माइनस थीटा करके कॉस हटाएंगे, तो साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये ए है, आर को रिप्लेस कर दीजिए अंडर रूट से, अंडर रूट जब हटेगा तो पावर में कितना आएगा 1/2। अब कॉस थीटा के लिए देखिए यहाँ पे इसको यूज कर लिए, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1/2 कितना होगा 3/2। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आप इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल के साथ क्यों लेके आए हैं। आप मैथ्स पढ़े होंगे तो मालूम होगा उसी को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट किया जाता है जो क्या हो डिफरेंशिएबल हो, और कैसे मालूम चलेगा उसमें डी लगा रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसमें देखिए ना टोटल में कहाँ डी आपको दिख रहा है, तो यही है डीएल मतलब छोटा लेंथ। अब इसको कैसे हटाइएगा, तो आपको शुरू में ही बताए थे कि ये क्या होता है सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल होता है, और बताइए सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल कितना होगा 2 पाई आर, रेडियस आप कितना माने थे बालक ए माने थे, तो अगर ये हटेगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल तो कितना आएगा 2 पाई ए, इसको सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल कहा जाएगा। ये रेडियस की जगह पर ए आया है क्योंकि यहाँ पर रेडियस हम लोग ए ही लिए हैं। अब ये वैल्यू वहां पर यूज कर लेंगे, ये वैल्यू यूज कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर कितना था बालक, ऊपर कितना था, तो ऊपर आई ए था और ये भी आ जाएगा, ऊपर है आई ए और नीचे कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट कितना 3/2, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई। कोई दिक्कत है यहां तक। अब b इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप 2 में i से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2i और पाई ए स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे 2i और पाई ए स्क्वायर अलग होगा, और ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट 3/2। देख लीजिए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। हम क्या किए हैं 2 और i को एक साथ रख दिए, पाई था ए डबल दिख रहा था तो ए स्क्वायर। अब क्यों किया इसका भी कारण है, इसका रीजन समझिए कि पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल, इसको क्या बोलेंगे एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो बताइए सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आप रेडियस कितना माने थे ए, तो पाई ए स्क्वायर को आपको इसे हटाना है कैपिटल ए से, तो अगले स्टेप में फिर से एक बार कन्वर्ट होगा और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2ia अपॉन कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट 3/2, दैट इज इक्वेशन। पीछे वाला कितना था जी, एक ही था ना, पीछे देखिए तो 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कहां से लिखना है, ये हो गया था और पीछे यही तक हुआ था ना, ना यहीं तक आप लिखे थे। अब यहां से आप कंटिन्यू करेंगे, लैंग्वेज लिखवाए थे ना, यहां से लिखे थे। और सभी स्टेप को समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम एक बार बता देंगे, लेकिन हर पॉइंट आपको समझना होगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है।
हो गया बालक, आगे बढ़ा दीजिए। जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। आप इसको आज ही रिवाइज कर लेंगे ताकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है? और डायग्राम बना भी लीजिएगा, जो डायग्राम है। हो गया पीछे? चलिए नेक्स्ट। ये क्यों लिखा हुआ है 2 पाई ए? टोटल सर्कुलर पाथ के लिए है। अगर डीएल है तो बस छोटा सा लेंथ का बात कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल है, मतलब टोटल सर्कमफेरेंस, और कितना होता है 2 पाई आर। रेडियस को आप ए लिए हैं तो दैट इज 2 पाई ए। नेक्स्ट, चलिए बने इसको। हो गया बालक? ये लिख लीजिएगा, ये पाई ए स्क्वायर को कैसे रिप्लेस किए हैं, तो कैपिटल ए, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल। हो गया बालक? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी एक कॉइल के लिए है। अब इसमें आपने बोला कि सर बहुत सारा कॉइल रहेगा, तो बहुत सारा, क्योंकि फैन वगैरह में जो बाइंडिंग होता है तो बहुत सारा कॉइल रहता है, बहुत सारा वायर रहता है। तो याद रखेंगे जब एक के लिए इतना है और कहा जाए कि इसमें n टर्न्स है, n टर्न्स है, मतलब जितना आप देना हो 100, 200, 400 इतना टर्न्स है, तो क्या करेंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक के लिए इतना है और आप बोलेंगे कि हमको 100 के लिए निकालना है, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इसके नीचे लिखा जाए, खत्म थोड़ी हुआ है, खत्म करना है, नहीं तो फिर कल नहीं समझ में आएगा। इसको अभी सॉर्ट आउट करना होगा। यहां तक हो गया बालक?
So this is magnetic field intensity due to current carrying coil, वो भी सिंगल एक वायर के लिए है। अभी इसमें टर्न लेंगे तो लिखा जाए, इसके नीचे लिखा जाए if a circular coil containing n turns, if a circular coil containing n turns, मतलब उसमें n टर्न रहे तब हो गया। तो देखिए क्या करना होगा बालक, μ0 अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2, कितना था 2ia, तो 2nia अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का एक्सपोनेंट कितना 3/2। क्या कर दिए तो मल्टीप्लाई, इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसका वैल्यू बताइए तो 10⁻⁷, तो ये कितना होगा 10⁻⁷ 2nia अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर का एक्सपोनेंट 3/2। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इसको लिख लीजिए पहले। तो ये n टर्न के लिए होगा, अगर n का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देता है तो सिंगल, और नहीं तो देगा कि 100 टर्न है 200 टर्न है, क्योंकि कॉइल का बाइंडिंग जो होता है इसमें बहुत सारा वायर होता है। इसमें n क्या है, कैपिटल N क्या है जी, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्कुलर कॉइल, कैपिटल A क्या है एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल, स्मॉल a क्या है रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जहां पे आप निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस है सेंटर से। लिखा जाए इक्वेशन नंबर 3 is the expression of magnetic field intensity. Equation number 3 is the expression of magnetic field intensity at a point, on the axis of circular coil, carrying current, कोई दिक्कत वाला तो हाँ, ये आप किसके लिए निकाले हैं, तो देखिए एक कॉइल के सेंटर से आप x डिस्टेंस के लिए निकाले हैं, यहाँ पे P पॉइंट था, आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं इस कॉइल के लिए, और ये कितना आया है, तो ये आया है B = 10⁻⁷ 2nia अपॉन कितना था बालक a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का एक्सपोनेंट 3/2। कोई दिक्कत, तो आप कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे निकाले, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि हमको यहीं पर निकालना है, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो जब सेंटर पे पूछा जाए तो डिस्टेंस को क्या कर देंगे 0, जब यहीं पर पूछेंगे तो ये x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए तो x को क्या कर देंगे 0। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, देखिए इधर क्या हो जाएगा x = 0, क्योंकि हम लोग सेंटर पे निकाल रहे हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन पीछे वाला कितना था 3 था, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप x को 0 कर दीजिए, तो b = कितना था बालक μ0 अपॉन 4 पाई और 2nia अपॉन a स्क्वायर x का स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें किसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसको जब 0 कर दीजिएगा तो μ0 अपॉन 4 पाई और ये कितना है 2ni, ये a को तोड़ दीजिए, a को तोड़िए कितना होगा, a को तोड़िए, एरिया है, एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर, तो हमारा रेडियस तो यही था, और नीचे ये 0 हो गया, जब ये 0 हो जाएगा
3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बालक, म्यू नॉट अपॉन क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये 2ni, और ये कितना पाई ए स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा ए क्यूब। देखिए कैसे, ये स्क्वायर से स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचा। अब यहाँ ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यू है, तो 1 बच जाएगा। चलिए तो इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई ni अपॉन a, और इसका वैल्यू बताइए जी, इसका वैल्यू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 2 पाई ni अपॉन a। और अगर कुछ नहीं रहेगा तो n भी हट जाता है, n एक अगर सिंगल वायर के लिए पूछा जाता है n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होता है। इसको कितना ले लेंगे 4, यहां से बालक, अच्छा यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। अभी कहाँ निकाले हैं, तो सेंटर पे निकाला गया है, सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। हो गया बालक, इसको आगे कर दें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ के लिए यूज होगा बालक, ऑन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, और कैपिटल एन का वैल्यू कितना कर देंगे, अगर एक कॉइल के लिए रहेगा तो 1 कर देंगे। अब क्वेश्चन अगर टर्म नहीं दिया है तो मतलब कितना के लिए पूछ रहा है, सिंगल के लिए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है करंट, ए क्या है रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। लिखेंगे एक लाइन, इक्वेशन नंबर 4, तो फिर उतना बच जाएगा अगले क्लास के लिए। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 इज द एक्सप्रेशन ऑफ, इक्वेशन नंबर 4 इज द एक्सप्रेशन ऑफ, इक्वेशन नंबर 4 इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, equation number 4 is the expression of magnetic field intensity, magnetic field intensity due to current carrying coil, magnetic field intensity due to current carrying coil, due to current carrying coil on the center of, on the center of circular coil, ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये कहाँ निकाले हैं, तो कॉइल के सेंटर पे ही निकाले हैं। तो बस इतना ही रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। रोक दो वाला किसको।